जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली मॉर्निंग में 9 बजे आपकी ये रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सीट की क्लास होती है, जिसमें हम जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के मोस्ट 40 क्वेश्चनों को कवर करते हैं। और इन 40 क्वेश्चनों में जिन क्वेश्चनों का आपको जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। और आप केवल क्लास के अंत तक बने रहें। बहुत कुछ इस क्लास में मिलने वाला है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और हर क्वेश्चन से संबंधित आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे। इससे पहले भी और क्लासेस हो चुकी हैं। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि प्रकाश का वेग है। तो बताइए दोस्तों, प्रकाश का वेग कितना होता है। पहला कह रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दूसरा कह रहा है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। तीसरा कह रहा है 3 × 10⁸ मील प्रति सेकंड। और लास्ट कह रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बताइए इन सभी में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही जो है प्रकाश की चाल होती है। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। पहला ऑप्शन कह रहा है 483 ईसा पूर्व। दूसरा कह रहा है 453 ईसा पूर्व। तीसरा कह रहा है 468 ईसा पूर्व। और लास्ट कह रहा है 438 ईसा पूर्व। तो बताइए दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 453 ईसा पूर्व जो है पहले महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और बता दें, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर भैया, कुशीनगर में हुई थी। तो याद रखिएगा, इनका कभी स्थान भी पूछ लेता है तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी में। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है। तो बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत में जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है। मदुरै में, कांचीपुरम में, रामेश्वरम में, या और लास्ट कह रहा है श्रवणबेलगोला में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। श्रवणबेलगोला यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और बता दें, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित यह एक प्रकार का जैन स्थल है। और यहाँ पर भी जैन स्थल गोमेश्वर भी स्थित है। तो याद रखिएगा, इनका जैन धर्म का जो है प्रसिद्ध स्थल गोमेश्वर भी यहीं पर स्थित है, श्रवणबेला में। और ये श्रवणबेला कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। चावल, कपास, मक्का, जौ। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जौ जो है खरीफ की फसल नहीं है। और बता दें, यह जो है रबी की फसल है। ठीक है, किसकी भैया, रबी की जो फसल है। तो याद रखिएगा। और बाकी चावल, कपास, मक्का ये सभी की सभी जो है खरीफ की फसलें हैं, जबकि जौ आपका रबी की फसल है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रातिनिधिक सरकार उपबंधित करता है। तो ऑप्शंस कह रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा कह रहा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तीसरा कह रहा है लोकतंत्र, और लास्ट कह रहा है सरकार का आध्यात्मिक रूप। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यही जो है प्रतिनिधित्व सरकार का उपबंधित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान के स्रोतों का मिलान कीजिए। तो इनमें से आपका मिलान करना है। तो एक तरफ आपका स्रोत दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित देश दिए हैं।
तो पहला कह रहा है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, तो ए का तीसरे से। दूसरा कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, तो बी का चौथे से। और तीसरा कह रहा है मंत्रिमंडलीय सरकार, तो मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ब्रिटिश के संविधान से लिए गए हैं, तो सी का पहले से। और लास्ट कह रहा है केंद्र राज्य संबंध, तो ये जो है कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह अभी हाल ही में ग्रेजुएट लेवल जून 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है। तो बताइए दोस्तों हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव सिन्हा को, डॉक्टर मयंक शर्मा को, अभय सक्सेना को, विनोद कुमार को। तो राइट आंसर बनेगा अभी हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में विनोद कुमार को चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक भारतीय नवजागृत का जनक किसे माना जाता है। तो बताइए दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, राजा राम मोहन राय। तो बताइए इन सभी में आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को नवजागृत का जो है जनक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है एरिनियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो बताइए दोस्तों एनोरोलियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन का, अंगूर की खेती का, एफिडो का अध्ययन, और लास्ट कह रहा है मकड़ियों का अध्ययन। तो बता दें एरोनियोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बर्मा का नया नाम म्यांमार है और उसकी राजधानी है। तो आपको बर्मा की राजधानी अर्थात म्यांमार की राजधानी बताना है। तो पहला कह रहा है नेपाई डो, दूसरा कह रहा है रंगून, तीसरा कह रहा है आवा, और लास्ट कह रहा है आराकाना। तो बताइए इन सभी में म्यांमार की राजधानी कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेपाई डो, यही जो है म्यांमार की वर्तमान राजधानी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है। तो बताइए दोस्तों कौन सी झील इनमें से हनीमून लेक कहलाती है। चैड, न्यासा, टिटिकाका या एलोरा। तो राइट आंसर हो जाएगा टिटिकाका जो है झील हनीमून लेक कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें यह झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और यह समुद्र तल से 3800 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कितने में भैया, 3800 मीटर की ऊंचाई पर यह समुद्र तल से स्थित है और यह हनीमून के जो है लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में तेनकाना नामक जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो बताइए दोस्तों तेनकामा नामक जंपिंग स्पाइडर की खोज कहाँ पर की गई है। लद्दाख में, पूर्वोत्तर भारत में, दक्षिणी भारत में, या लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी भारत में तेनकाना नामक जंपिंग स्पाइडर की खोज की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन उड़ती है। तो बताइए सहारा के रेगिस्तान में शुष्क पवन कैसे उड़ती है। पहला कह रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर, दूसरा कह रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर, तीसरा कह रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर, और लास्ट कह रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सहारा के रेगिस्तान में जो शुष्क पवन होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है केरल के नीरो घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है। तो बताइए दोस्तों, जो केरल राज्य में नीरो घाटी में स्थित वन है वह किस प्रकार के वन का उदाहरण है। परपाटी वन, मैग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और लास्ट कह रहा है एल्पाइन शंकुधारी वन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण है। ठीक है, केरल के नीरो घाटी में जो वन स्थित हैं वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है। पहला कह रहा है प्रशांत महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अटलांटिक महासागर यही जो है सबसे व्यस्तम महासागरों में से एक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं। तो बताइए, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने में प्रयोग होता है DBMS उसको किस नाम से जाना जाता है। तो पहला कह रहा है डेटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम, दूसरा कह रहा है डेटाबेस माइक्रो सिस्टम, तीसरा कह रहा है डेटाबेस मशीन सिस्टम और लास्ट कह रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और बता दें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है यूजरों को अपना स्वयं का डाटाबेस तैयार करने की अनुमति देता है। यही जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजरों को जो है खुद का डाटा जो है तैयार करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे। तो बताइए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। उज्जैन में, काशी में, पाटलिपुत्र में या श्रवणबेलगोला में। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने अंतिम श्रवणबेलगोला में जो है अब गुजारे थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बताइए, 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है। महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में जो है इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं। तो बताइए, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे कौन से हैं। पहला कह रहा है स्तंभों के वकल्स रेशे, दूसरा कह रहा है बीजों के अधिचर्बी रोम, तीसरा कह रहा है जड़ों के फ्लोएम रेशे और लास्ट कह रहा है जड़ों के काठीय रेशे। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजों के अधिचर्बी रोम, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है। तो बताइए, एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है। शून्य होती है, शून्य से अधिक होती है, अनंत होती है या शून्य से कम होती है। तो बता दें, एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा शून्य से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि लौ हाथ में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो बताइए दोस्तों, लौ अर्थात लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। पहला कह रहा है जल और पेंट की, दूसरा कह रहा है ऑक्सीजन और नमी की, तीसरा कह रहा है ऑक्सीजन और ग्रीस की और लास्ट कह रहा है CO2 और नमी की। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है जंग लगने के लिए। ठीक है, और बता दें, जंग लगना एक प्रकार का उपाचयन की प्रक्रिया है। किसकी भैया, उपाचयन की प्रक्रिया
है तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, तो उपाचयन की प्रक्रिया है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। तो बताइए दोस्तों, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। पहला कह रहा है N2O और O2 अर्थात ऑक्सीजन, दूसरा कह रहा है CO और CO2, तीसरा कह रहा है SO2 और O2, और लास्ट कह रहा है SO2 और NO2। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सेकेंडों का लोलक वह लोलक है जिनकी समय अवधि डैश होती है। तो बताइए दोस्तों, सेकेंडों का लोलक कौन सा लोलक है जिसकी समय अवधि कितनी होती है। 1 सेकेंड होती है, 3 सेकेंड होती है, 4 सेकेंड होती है, 2 सेकेंड होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडों के लोलक की समय अवधि 2 सेकेंड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें इसकी आवृत्ति जो है 1/2 हर्ट्ज होती है। तो ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी इसकी आवृत्ति भी पूछ लेता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किसके कारण है। तो बताइए दोस्तों, भारत में आर्सेनिक जो समस्या है वो किसके कारण है। कम वर्षा के कारण, बिहार और झारखंड में कोयला का अधिशोषण, तीसरा कह रहा है प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठ जल का अधिवेशन, और लास्ट कह रहा है प्रभावित क्षेत्रों में भू जल का अतिशोषण। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अतिशोषण, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में आर्सेनिक समस्या का मुख्य कारण यही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है, इसमें बर्फ़ का एक टुकड़ा तैरता है, जिस क्षण बर्फ़ पिघलती है तब। तो दोस्तों बताइए, कोई जग है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है भरा हुआ है और उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा है, और जब वह बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है। तो पहला कह रहा है जल का स्तर कम हो जाता है, दूसरा कह रहा है जल का स्तर बढ़ जाता है, तीसरा कह रहा है जल जग के बाहर गिरने लगता है, और लास्ट कह रहा है जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव न्यूनतम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव न्यूनतम अर्थात सबसे कम कहाँ पर होता है। तो पहला कह रहा है टोपोस्फियर, दूसरा कह रहा है स्ट्रेटोस्फियर, और तीसरा कह रहा है थर्मोस्फियर, लास्ट कह रहा है एक्सोस्फियर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थर्मोस्फियर में जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे कम होता है अर्थात न्यूनतम होता है। और बता दें वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को थर्मोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, थर्मोस्फियर कहते हैं। और यह सबसे ऊपर होने के कारण जो है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम लगता है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है अर्थात घट जाता है। इसलिए आपका थर्मोस्फियर सबसे ऊपर होने के कारण यहीं पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी का सबसे कम अर्थात न्यूनतम होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, आयोडीन का परीक्षण किसको पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, या इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीन का परीक्षण कार्बोहाइड्रेट को जो है पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है।
तो बताइए दोस्तों, पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? फास्फोरस का, ग्रेफाइट का, चारकोल का या गंधक का? तो पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो बताइए, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, M.K. गांधी और लास्ट कह रहा है सुभाष चंद्र बोस। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, M.K. गांधी द्वारा जो है इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। और बता दें, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस अर्थात सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। कब भैया? 7 सितंबर 1931 में जो है इसका आयोजन किया गया था, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का। तो याद रखिएगा। और किसने इसका प्रतिनिधित्व किया था? M.K. गांधी द्वारा जो है किया गया था। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। तो बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? कैस्पियन डेल्टा, दूसरा कह रहा है निप्पोन डेल्टा, तीसरा कह रहा है गंगा डेल्टा और लास्ट कह रहा है सिसिली डेल्टा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और बता दें, इस डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा और बंगाल डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। किसके किसके नाम से भैया? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा और बंगाल डेल्टा के नाम से भी इस गंगा डेल्टा को जाना जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो बताइए, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है, श्रवण कहलाती है, बिंदु स्राव कहलाती है या वाष्पोत्सर्जन कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिंदु स्राव कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है? तो बताइए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है? पहला कह रहा है सारण, दूसरा कह रहा है गया, तीसरा कह रहा है सिवान और लास्ट कह रहा है मधुबनी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सारण जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सारण जिले के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। कब भैया? 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुई थी। कब? 28 फरवरी 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। और अगर जन्म की बात करें तो 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था बिहार में। तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ पर है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय अनुसंधान संस्थान संगठन अर्थात इसरो कहाँ पर है? बेंगलुरु में, मुंबई में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो जो है बेंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 15 अगस्त, कब भैया? 15 अगस्त 1969 को की गई थी। कब? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना इसरो की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। और अगर वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछता है तो वर्तमान अध्यक्ष इस समय जो है डॉक्टर वी नारायण हैं। कौन भैया? वी नारायण इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और सबसे पहले अध्यक्ष इसके विक्रम साराभाई बनाए गए थे और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। तो याद रखिएगा सभी के सभी फैक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट कह रहा है मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? 100, 103, 95, 105। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो बताइए दोस्तों, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग में प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने, मोहम्मद शाह ने, जहांगीर ने या बाबर ने? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर द्वारा जो है तंबाकू के प्रयोग में प्रतिबंध लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, अकबर के समय में तंबाकू का प्रयोग शुरू किया गया था, परंतु 1618 ईस्वी में, कब भैया? 1618 ईस्वी में जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अकबर के समय में तंबाकू जो है प्रचलन में आया था और बाद में 1618 ईस्वी में जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गीत और नृत्य द्वारा अपने जीविका उपार्जित करने वाली एक दक्षिण राजस्थानी जनजाति है। तो बताइए, जो गीत और नृत्य से अपना जीवन यापन करती है वो राजस्थानी जनजाति कौन सी है? मूर है, खासी है, माया है, गरासिया है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरासिया जनजाति। यही जो है अपना गीत और नृत्य करके अपना जीवन यापन करती है। और बता दें, यह जनजाति राजस्थान के पाली, सिरोही और उदयपुर जिले में निवास करती है। तो याद रखिएगा, 3 जिलों पर निवास करती है। कौन कौन सी? पाली, सिरोही और उदयपुर जो है जिलों में राजस्थान के निवास करती है ये जनजाति। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए, हाल ही में किसने 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? पहला कह रहा है उदय उमेश ललित, दूसरा कह रहा है भूषण रामकृष्ण गवई, तीसरा कह रहा है अनिल अग्रवाल और लास्ट कह रहा है संजीव खन्ना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भूषण रामकृष्ण गवई जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में देश के बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो पहला कह रहा है केवेंडिश के द्वारा, दूसरा कह रहा है चार्ल्स के द्वारा, तीसरा कह रहा है प्रिस्टले के द्वारा और लास्ट कह रहा है बायल के द्वारा। तो बता दें, हाइड्रोजन की खोज जो है 1766 ईस्वी में केवेंडिश के द्वारा की गई थी। कब भैया? 1766 ईस्वी में केवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में ग्रेजुएशन लेवल आरआरबी एनटीपीसी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? गया में, नालंदा में, वाराणसी में या राजगीर में? तो राइट आंसर हो जाएगा विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा और यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वात्सल मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बताइए भैया, वात्सल मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है? वाराणसी में, मथुरा में, नई दिल्ली में, हरिद्वार में? तो बात करें वात्सल मेला की, तो वात्सल मेला जो है नई दिल्ली में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यह जो है वात्सल मेला प्रतिवर्ष केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह वात्सल मेला प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट 40 क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और भैया चैनल पे को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।